जय हिंद। आज हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 का व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर, अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? अधो धन गति, अधः धन गति, अध धन गति या फिर कोई नहीं। अधोगति शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद विकल्प बी होगा, क्योंकि जब विसर्ग से पूर्व अ और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तब विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी, अधः धन गति, और इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, ईश्वर तुम्हें सफलता दे अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे यानी वाक्य के मुख्य दो आधारों पर भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में ईश्वर तुम्हें सफलता दे वाक्य में ना तो ये सरल वाक्य है, ना ही संयुक्त है, ना विधिवाचक है, बल्कि इच्छावाचक वाक्य है। क्योंकि जो वाक्य पॉजिटिव होते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें हम पॉजिटिव रचना या बनावट के आधार पर जिन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, उन्हीं को अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात एक जैसे वाक्य रचना या बनावट के आधार पर जो सरल वाक्य होंगे, वे अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य रचना या बनावट के आधार पर है, जिसमें 2 वाक्यों को अव्यय शब्दों से जोड़ा जाए, जबकि अर्थ के आधार पर विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, जिनमें से ईश्वर तुम्हें सफलता दे इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? अर्थात 4 विकल्प आपके सामने हैं, उन चारों विकल्पों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण चुनना है। गाय, पहाड़, यमुना या फिर नदी। गाय, पहाड़, यमुना तीनों ही शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जबकि यमुना एक नदी विशेष का नाम है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पानी, रानी, कहानी, टोपी। तो भाई यहाँ पर एक शब्द छूट रहा है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द जो नहीं है, यानी अगर हमें स्त्रीलिंग की जगह पर हम क्या कर लें, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो रानी होती है, कहानी सुनाई जाती है, टोपी भी होती है, लेकिन पानी पिया जाता है। अर्थात हमारा प्रश्न क्या हो सकता है? हमारा प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, या निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है उसका चयन कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
सुदामा पांडे की उत्कृष्ट कोटि की रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और संसद से सड़क तक। लेकिन कल सुनना मुझे भी बहुत उच्च कोटि की रचना है और इसी रचना पर सुदामा पांडे धूमिल को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? सन 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा एक पत्रिका का संपादन कार्य या प्रकाशन प्रारंभ किया गया जिसका नाम था नई कविता। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नई कविता पत्रिका से ही नई कविता का उदय माना जाता है, जिसके प्रकाशक जगदीश चंद्र गुप्त थे और ये प्रारंभ हुआ था 1954 में। प्रश्न संख्या 7, हिंदी नवजीवन 1921 पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? हिंदी नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जो कि हिंदी के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए महात्मा गांधी ने इस पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिससे कि क्योंकि 1921 में हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो संपूर्ण भारत को एक भाषा से बांधने के लिए हिंदी का प्रचार प्रसार आवश्यक था। इसीलिए गुजराती अर्थात अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 8, कलम और कुदाल के बहाने रचना निम्नलिखित में से किसकी है? कलम और कुदाल के बहाने रचना रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखी गई रचना है। रमणिका गुप्ता उत्कृष्ट कोटि की लेखिका रही हैं। हालांकि इनकी जो आत्मकथाएं थीं, आपोदरी एक जिद्दी लड़की की कहानी, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की आत्मकथा है, जहां बेबाक तरीके से इन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को शब्द दर शब्द अपनी कलम से बांधा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस तिथि को हिंदी भाषा को देश की राजभाषा स्वीकृत किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में भारतवर्ष की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही भारत में जो अंक प्रणाली प्रयोग की जा रही थी, उस अंक प्रणाली का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय माना गया और यह स्वीकृति हमें भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 ए से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? किशोरीदास बाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जैसुआ कैटलर, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद जी का भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा, इसीलिए उन्हें कामता प्रसाद गुरु के नाम से जाना जाता है। किशोरीदास बाजपेयी ने भी भाषा विज्ञान में अतुलनीय योगदान दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी और विशेषकर खड़ी बोली के उत्थान के लिए अनेकों प्रयास किए, जिसमें हमें फोर्ट विलियम कॉलेज एक अविस्मरणीय प्रयास था। लेकिन हिंदी का पहला व्याकरण लिखने का जो श्रेय है वो जैसुआ कैटलर को जाता है।
बेहद विडंबना की बात है, इसे हम अपना सौभाग्य समझें या दुर्भाग्य, लेकिन हिंदी भाषा का पहला व्याकरण और हिंदी का पहला इतिहास दोनों ही न तो हमारी भाषा में लिखे गए और ना ही हमारे अपने इतिहासकारों या भाषाविदों के द्वारा लिखे गए। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ गार्शा दत्तासी ने लिखा, जबकि हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ जैसुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 11, भाषाई संबंधी विशेष अधिकारी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 343 में राजभाषा लिपि और अंक प्रणाली का वर्णन है, जो कि मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से बताया। अनुच्छेद 120 में संसद में यदि कोई सांसद या सदस्य यदि अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में कहने में सक्षम नहीं है तो वह लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति ले अपनी बात को अपनी मातृभाषा में कह सकता है। वहीं दूसरी ओर यानी दूसरे भाग में अनुच्छेद 120 के दूसरे भाग में या अंग्रेजी में वाले शब्द को हटाने का प्रावधान था। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संसद अर्थात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हमारे पार्लियामेंट की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन भाषाई संबंधी विशेष अधिकारी की नियुक्ति 350 के अंतर्गत की जाती है। भाषाई संबंधी विशेष अधिकारी से अर्थ यह है कि भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए जो उनके विशेष अधिकार होने चाहिए, उनके संबंध में जो नियुक्ति की जाएगी वो अनुच्छेद 350 के दौरान या उसके अंतर्गत की जाती है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उकार बहुला बोली मानी जाती है? अर्थात किस बोली में ऊ का प्रयोग ज्यादा होता है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। अगर उकार बहुला बोली की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा उकार बोला होती है अवधी, जबकि भोजपुरी बिहारी हिंदी भाषा से ली गई बोली है जो कि ईकार बहुला है, जहां ई का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प पहला। प्रश्न संख्या 13, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि कालांतर में विकसित हो दो भागों में बटी, जिसे उत्तरी और दक्षिणी लिपि के नाम से अर्थात खरोष्टी और शारदा लिपि के नाम से जाना गया। शारदा लिपि कालांतर में विकसित हो देवनागरी में परिवर्तित हुई। अर्थात अधिकांश भारतीय लिपियां, चाहे फिर वो हमारी देवनागरी रही हो, शारदा लिपि हो, कुटिल लिपि हो, गुप्त लिपि हो, वो सभी हमारी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 14, भारत में कुल कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? संपूर्ण भारतवर्ष में कुल 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और जो नवीन विकसित माना जाता है अंडमानी भाषा परिवार, जिसके श्रेय 5वें भाषा परिवार का श्रेय
हमारे आगरा की प्रोफेसर अन्विता अब्बी को जाता है के द्वारा भारत सरकार से प्रार्थना अनुरोध कर उसको 5वें भाषा परिवार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो भारतवर्ष में कुल 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 15, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष या फिर अघोष। वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जिसमें पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है, पहला, दूसरा अघोष होता है। लेकिन प्रश्न दूसरे और चौथे से पूछा जा रहा है, तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 16, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 39, 33, 32, फिर से 39। तो हमें बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। दूसरे नंबर पर अंत्यस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। और तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या भी 4 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 माने जाते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। एग्जामिनर उत्पत्ति के आधार पर इतिहास और स्रोत शब्द को भी दे सकता है। वह पूछ सकता है कि इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जो संस्कृत से जिसके स्रोत मिले वो तत्सम शब्द कहलाए, उनका सरलीकरण कर दिया तो वे तद्भव हो गए, विदेशी भाषाओं से लिए वो विदेशज हो गए, क्षेत्र विशेष में बोले जाने लगे वो देशज हो गए। अर्थात हमारा उत्तर होगा 4, विकल्प बी। आंसू शब्द उत्पत्ति के आधार पर कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर आंसू शब्द तद्भव है, क्योंकि आंसू का तत्सम होता है अश्रु। अश्रु शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, जिसको सरल कर आंसू उच्चारित किया जाता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अन, अ या फिर अन। अनुवाद शब्द में अन उपसर्ग प्रयोग हुआ है। वाद शब्द में अन उपसर्ग लगने से अनुवाद शब्द बना। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? चंद्रबदन, नीलकमल, घासफूस, निडर। चंद्रबदन अर्थात जिसका बदन अर्थात मुख चंद्रमा के समान हो, सीता जी बहुब्री समास का उदाहरण है।
नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध है, अर्थात कर्मधारय समास। घास फूस में द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास का भी समाहार द्वंद्व समास है। लेकिन डर शब्द में नि उपसर्ग जुड़ने से निडर शब्द बना और निडर शब्द में ही हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जहां उपसर्ग होते हैं, पुनरुक्त शब्द होते हैं, प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। साथ ही यदि पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद नदी का नाम हो तब वहां अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग बेसिकली शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं। 3 भेद होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग। विदेशज उपसर्ग के पुनः 2 भाग हो जाते हैं, उर्दू उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 होती है, तद्भव उपसर्गों की संख्या 10 मानी जाती है, उर्दू उपसर्गों की संख्या 19 और अंग्रेजी उपसर्गों की संख्या 8 मानी जाती है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। 21 का आंसर 22 यानी कि 21 प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय जोड़े जाते हैं शब्द के पूर्व में, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में या फिर शब्द के मध्य में। तो शब्द के पूर्व में, शब्द से पहले, शब्द के आदि में उपसर्ग जोड़े जाते हैं, लेकिन शब्द के अंत में, शब्द के बाद में या शब्द के पश्चात प्रत्यय जोड़े जाते हैं, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 23। आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका विपरीत शब्द बन जाएगा? आचार का विपरीत होता है अनाचार। अब आचार में यदि अन उपसर्ग जुड़े लेकिन विकल्प सी अर्थात तत्सम उपसर्ग जुड़े तब बनेगा आचार का विपरीत अनाचार। उपसर्गों में अन हमें तीनों में मिलता है, अर्थात तत्सम में, तद्भव में और विदेशज में भी। यदि विसर्ग हलंत लग जाए तो तत्सम उपसर्ग, हलंत ना लगे तो तद्भव उपसर्ग और UN अन लिख दिया जाए तो विदेशज अर्थात अंग्रेजी उपसर्ग। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। नदिया के पार फिल्म किस निम्न में से किस रचना पर आधारित है? कहल वर्ग की शर्त, पिंजर, गोदान या फिर कोई नहीं। नदिया के पार मूवी जैसे हम आपके हैं कौन मूवी जैसे ही उसकी लगभग थीम है, तो नदिया के पार जो मूवी है वो कहल वर्ग की शर्त नामक रचना पर आधारित है। प्रश्न संख्या 25। लीची शब्द किस भाषा से लिया गया है? लीची शब्द विदेशज शब्द है और वे शब्द जो विदेशी भाषा में जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं, यदि बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसे हिंदी में ज्यों क्या त्यों प्रयुक्त कर लिया जाए तब उसे विदेशज शब्द कहा जाता है। लीची शब्द हमने चीनी भाषा से लिया है। चीनी भाषा से लीची और चाय 2 शब्द हम सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं। अरबी भाषा के या अरबी फारसी परंपरा से हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं, जैसे तकिया, पजामा, काजू, बेगम,
आदि। पुर्तगाली से हमने आलपेन, अलमारी, अनानास आदि शब्दों का प्रयोग किया है। और अंग्रेजी शब्द तो हम दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते ही हैं, जैसे बस, स्कूटर, ट्रेन, बोट, कोर्ट, हॉस्पिटल आदि। तो लीची शब्द हमने चीनी भाषा से ग्रहण किया है। जब किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखना हो तब कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? काक चिन्ह, लाघव चिन्ह, अपूर्ण विराम, योजक चिन्ह। जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं और लिखते समय त्रुटिवश, भूलवश कुछ छूट जाता है, तब हम काक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि इसी को हम त्रुटिपूरक हंसपद चिन्ह भी कहते हैं, काक चिन्ह को ही। यदि हमें शीर्षक में 2 शीर्षक लिखने हैं लगभग मध्यांतर के, तब हम अपूर्ण विराम लगाते हैं। या इंडेक्स यानी विषय सूची या अनुकरणिका बनाते समय लगाते हैं। योजक चिन्ह हम 2 शब्दों को जोड़ने के लिए लगाते हैं, लेकिन यदि बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखना हो तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को लिखा जाए यूपी पुलिस या यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये जो बिंदियां लगाई ये लाघव चिन्ह के रूप में लगी। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। रेखांकित शब्द के शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हालांकि इसमें कोई शब्द रेखांकित नहीं है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से स्रोत शब्द अशुद्ध है और विकल्प भी स्रोत को ही दे रहे हैं। तो स्रोत का शुद्ध रूप क्या होगा? श्रुति, स्त्रोत, स्त्रोत तो पहले से लिखा हुआ है, श्रुत या फिर स्रोत। तो भाई हम भले प्रचलन में स्रोत का ये रूप चलता हो, लेकिन यदि हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? स्त्रोत। जबकि शुद्ध रूप तो विकल्प सी तीसरा है, स्रोत। सा में रा लगा हुआ है और रा पर ओ की मात्रा है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। दया की जाती है, निर्धनता होती है, दुर्घटना भी होती है, लेकिन बुढ़ापा आता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी तीसरा। मुरलीधर का विग्रह पद कीजिए। मुरली को धारण करने वाला, मुरली है जिसके धर पर, मुरली है जिसके अधर पर, उपर्युक्त सभी। तो जो मुरली को धारण करता है वो मुरलीधर नहीं होता, लेकिन मुरली जिसके होठों पर है अर्थात मुरली है जिसके अधर पर अर्थात भगवान कृष्ण, तो हमारा सही विग्रह होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन नहीं होता? हस्ताक्षर, दर्शन, मोती, आंसू। हस्ताक्षर किए जाते हैं, दर्शन भी किए जाते हैं, आंसू भी बहते हैं, लेकिन मोती होता है। अर्थात मोती सदैव बहुवचन
नहीं होता। मोती शब्द को एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। सदैव बहुवचन वे शब्द माने जाते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त हो, कभी भी एक वचन में प्रयुक्त ना हो। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से भविष्य काल का भेद नहीं है। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद तीनों भविष्य काल के भेद होते हैं। भविष्य काल के तीन ही भेद माने जाते हैं, लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संदिग्ध भूतकाल भी होता है, लेकिन वर्तमान काल संभावनाओं में होता है, संदेह में नहीं होता। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा, संदिग्ध भविष्य काल। क्योंकि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? सिर्फ 3 भेद, सामान्य, संभाव्य और हेतु मद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। वह बाजार ही जाएगा, वाक्य में ही क्या है? अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, निपात या फिर कोई नहीं। तो वह करता है, बाजार कर्म है, जाना क्रिया है, लेकिन जो ही है वो अव्यय तो है, लेकिन ही कहते ही बात को अतिरिक्त भावार्थ मिल रहा है। तो वे शब्द या शब्द समूह जो बात को या वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी, वह बाजार ही जाएगा, मैं भी जाऊंगा, ठीक है मैं पढ़ लूंगा, नहीं तुम वहां नहीं जा सकते। यानी वे शब्द जो अतिरिक्त भावार्थ को व्यक्त कर रहे हैं, वे शब्द या शब्द समूह वे क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। निपात अव्यय का ही एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। हालांकि डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक में निपात को अव्यय का ही एक भेद माना गया है, लेकिन अधिकांश भाषा विज्ञानी इसे मुख्य भेद न मान करके निपात का अभिन्न अंग मानते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई, कौन, मैं, आप। कोई और कौन, कोई अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक, आप निजवाचक और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता खुद अर्थात स्वयं न करके किसी अन्य से करवा ले, वही क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। चलना, गिरना, पढ़वाना, पढ़ना, लिखना। तो चलना, गिरना अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि चलने और गिरने का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। पढ़ना, लिखना संयुक्त क्रिया है, क्योंकि 2 क्रियाएं हैं, लेकिन पढ़वाना अर्थात कर्ता स्वयं नहीं पढ़ रहा, किसी से पढ़वा रहा है, तो यह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगी। निम्नलिखित में से वर्णिक छंद का चयन कीजिए। बरवै, कुंडलिया, इंद्रवज्रा, कुल्लाला। बरवै मात्रिक छंद है और अर्धसम्मात्रिक छंद है, क्योंकि बरवै के पहले चरण में 12-12, पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, जो कि दोहा और रोला के मेल से बनता है। उल्लाला भी विषम मात्रिक छंद है।
लेकिन इंद्र वज्रा वर्णिक छंद की श्रेणी में आता है, क्योंकि इंद्र वज्रा छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, शांत रस या फिर कोई नहीं। तो जैसे ही हम इस गाने को सुनते हैं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तो हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, जो कि अधिकांश देशभक्ति गीत सुनने पर होता है। तो जब उत्साह का संचार होगा, उत्साह नामक स्थायी भाव आएगा, तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होगी। अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। जब मन में क्रोध उत्पन्न हो तब वहां रौद्र रस होता है, और यदि मन समस्त सांसारिक मोह माया से शांत हो, एक जगह स्थिर हो जाए, तब वहां शांत रस होता है। जब निर्वेद का भाव आता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तब वहां शांत रस होता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प दूसरा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। छोटी सी बच्ची जो मृत्यु को प्राप्त हो गई, अंतिम संस्कार के बाद वो मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो गई है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्ची की तुलना फूल से की गई है, और बच्ची कोमल है। किसकी भांति? फूल की भांति कोमल है। और सासी से समसरिस सदृश यानी कि वाचक शब्द आ रहा है, तो यहां होगा हमारा उपमा अलंकार। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उपमा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो तब वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो जो पंक्ति दी गई है उसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। प्रश्न संख्या 38। जब किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब वहां कौन सी क्रिया होती है? तो जब किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब वहां सकर्मक क्रिया होती है, और यदि किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े या कर्ता पर पड़े तब वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। यूपी पुलिस में हिंदी के 38 प्रश्न ही होते हैं। 38 प्रश्नों का हमने व्याख्यात्मक हल कर लिया है। स्क्रीन पर नजर आने वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी विद आंसर। तो आप इसे देखें, बाद में आप पुनः इसे लगाएं, आंसर टैली करें, जिससे आपकी मोर देन मोर प्रैक्टिस हो सके। हालांकि ये जो 6वां प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, ये एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 2 हफ्ते बाद मैं लेकर आ पाई हूँ। अब मैं प्रयास करूँगी कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहे, जिससे कि आपके अध्ययन में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।